गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? बताओ। ओ मेरे सीएमए वालों, कहाँ हो? वेरी गुड आफ्टरनून। सब कोई ज्वाइन करते करते गुड आफ्टरनून जरूर लिखेंगे। गुड आफ्टरनून अविशा। मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून हो गया, कोई बात नहीं भैया, जब जागो तब सवेरा। हम लोग अभी उठे। गुड। भास्कर जी गुड आफ्टरनून। पवन जी गुड आफ्टरनून। आओ आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ, लेट मत करो। ज्वाइन असैप मैं प्रकट हो चुका हूं 2 बजे। आप लोग भी जल्दी जल्दी आ जाइए। जितने लोग बैकअप में क्लास करते हैं नॉट अ इशू, बट ट्राई किया करो लाइव हो सके तो लाइव। अगर कोई सर्कमस्टेंसेज आ जाता है तो वीडियो। दिन में एक क्लास रहता है आपका लाइव, बाकी सब तो वीडियो चलता है। तो प्लीज ट्राई करो, वो तो टाइमली करो। ओके भैया, ओके। क्या कोई होमवर्क था? मैं तो अच्छा आदमी था ना। लास्ट डे स्पेशल आइटम ट्रीटमेंट्स कर रहे थे, याद होगा। और होमवर्क डिस्कशन किए थे, क्योंकि नेट खराब हो गया था तो लास्ट क्लास छुट्टी था, मतलब जल्दी हो गया था आपका। और सैटरडे ऑफ था ताकि आप लोग पूरा रिवीजन करके कंप्लीट कर सके। गुड आफ्टरनून आयुषी। देयर वेर सम स्पेशल आइटम ट्रीटमेंट्स जिसमें मैंने पैकेजिंग कॉस्ट लिखवाया था, याद होगा आपको। पैकेजिंग कॉस्ट, ओल्ड कॉस्ट शीट, न्यू कॉस्ट शीट में कहां कहां जाना चाहिए, पैकेजिंग कॉस्ट सब सिखाया था। न्यू कॉस्ट शीट में प्राइमरी पैकिंग सीओपी का पार्ट क्यों बनता है आज बताऊंगा। क्या पैकिंग कॉस्ट के बाद और कोई पॉइंट डिस्कस हुआ था? क्या पैकिंग कॉस्ट के बाद कोई और पॉइंट डिस्कस हुआ था कि नहीं, बताइए। मैं अब आपको आपका इंस्टीट्यूट का बुक दिखाऊंगा। ठीक है, कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट के बारे में बताना था। और देखिए यहां आराम से देखिए कॉस्ट शीट से क्या क्या एक्सक्लूडेड है। भैया लिखना स्टार्ट करूं क्या? सम स्पेशल आइटम ट्रीटमेंट्स में, हाँ। पहले तो आप ये लिखिए, बताइए क्या आपको पैकिंग कॉस्ट क्लियर है? हाँ भैया पैकिंग कॉस्ट क्लियर है, बस न्यू कॉस्ट शीट पढ़ा दीजिए, काम खत्म। इंटरेस्ट के लिए मैंने क्या बताया था आपको, याद करो। भाविका गुड आफ्टरनून। इंटरेस्ट के लिए मैंने क्या बताया था, याद करो। अगर इंटरेस्ट कॉस्ट फाइनेंशियल कॉस्ट है, इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल कॉस्ट है, दैट इज एक्सक्लूडेड अनलेस अदरवाइज बहुत ज्यादा बता दे कि ये एक प्रोडक्ट के लिए लिया गया था या ये जगह इसीलिए लिया गया था कि यहाँ काम कर सके,
लोन पे और उसका ब्याज भर रहे हैं, तो वो लोन नहीं लेते तो रेंट पे लेते, यानी लोन लिए तो ब्याज दे रहे हैं, नहीं तो रेंट देते, तो वो डीम्ड रेंट मान के उसको अपने कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। बट मैंने आपको बोला कि वो नहीं आएगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आ जाएगा, यानी नीचे आएगा टीओएस में। आपके सिलेबस में सीए में आपको इतना माथा नहीं लगाना है, अगर इंटरेस्ट कॉस्ट है तो एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट। ये जो मैंने अंदर का बात बताया कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है, जिसका रेलिवेंस मार्क्स के लिए बहुत कम है, कंसेप्चुअली बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने बता दिया। आओ देखो क्या क्या चीज कॉस्ट शीट से थोड़ा एक्सक्लूडेड रहता है। देखो कोई भी ट्रांसफर टू फंड्स, एनी ट्रांसफर टू फंड्स, एनी ट्रांसफर टू फंड्स, मतलब आप कोई भी फंड्स में पैसा डालते हो तो वो आपका पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट नहीं बनता है। डिविडेंड्स अगर पे किए हो, टैक्सेस जो भी पे करते हो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व वही फंड्स, ये सब जो प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन बोलते हैं, ये सब कब करते हैं भैया? अप्रोप्रिएशंस, प्रोविजंस जो भी होता है, अप्रोप्रिएशंस जो भी होता है, वो अपने अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट जो अपने याद है बचपन में पीएल एप्रो बनाते थे, उसके आइटम्स इधर कंसीडर नहीं होते, कॉस्ट शीट में पीएल एप्रो नहीं लेते। एक्सेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट एंड फॉर बैड डेट्स, एक्सेस प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट एंड फॉर बैड डेट दोनों ही नहीं आता, नहीं बैड डेट तो आता ही नहीं है भैया, बैड डेट का खर्चा अपने यहां नहीं लेते कॉस्ट शीट में। दूसरा बात, एक्सेस प्रोविजन जो भी डेप्रिसिएशन का होगा वो एक्सेस वाले यानी पीएल एप्रो में आता है, तो वो भी नहीं होगा प्लांट एंड मशीनरी का। रिटर्न ऑफ वैल्यूज लाइक गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट, एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल इशू, जो भी रिटर्न ऑफ वैल्यूज होता है ना, रिटर्न ऑफ गुडविल राइट ऑफ करते हैं, और अपने काफी चीज इंटेंजिबल एसेट्स में राइट ऑफ करते हैं, और अपने यदि कोई इशू करते हैं डिस्काउंट में पहले ही शुरू में, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के तौर पे अपने उसको राइट ऑफ करते हैं, वो सब चीज नहीं आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेशली चार्ज टू रेवेन्यू, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो रेवेन्यू पे चार्ज होता है वो भी नहीं आएगा। और चैरिटेबल डोनेशन, डोनेशन फोनेशन नहीं आता कॉस्ट शीट में। क्या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या काम का अल्टीमेटली भी है, इतना सा बात में हम लोग क्या लिखे कॉपी में, लिखो ट्रांसफर टू फंड्स आर एक्सक्लूडेड, ऐसे लिखना, एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट, एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट। क्या क्या कॉस्ट शीट से एक्सक्लूडेड है? नंबर 1 ट्रांसफर टू वेरियस फंड्स, ये एक्सक्लूडेड है, आप लोग कॉपी में लिखोगे। दूसरा क्या बोला है भैया? एनी इंटरेस्ट डिविडेंड पेड, पीएल आइटम, इंटरेस्ट डिविडेंड पेड, टैक्सेस पेड, टैक्सेस पेड, ठीक है। नंबर 4 क्या आया भैया? बैड डेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या आया भैया? एक्सेसरी प्रोविजंस ऑफ डेप्रीसिएशन, एक्सेस, मेन डेप्रीसिएशन आएगा, एक्सेस डेप्रीसिएशन नहीं आएगा। डोनेशन, मेन बातें मैंने लिख रहा हूं। और राइटन ऑफ एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल एक्सेट्रा। क्या इतना बात क्लियर है? क्या कॉपी में लिख रहे हो सब कोई 7 बाई 7? और क्या एक्सक्लूडेड है भैया? ये सब चीज एक्सक्लूडेड का ही बता रहा हूं। प्योर फाइनेंस, मैटर्स ऑफ प्योर फाइनेंस, प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस, जैसे क्या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या बिल्डिंग। अब अगर ये सब चीज हो रहा है तो ये सब मेरा ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है, तो नीचे आएगा। वैसे ही प्रॉफिट भी होगा तो नहीं आएगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर ऑफ कंपनीज ऑफिस, ये मतलब समझते हो आप, फाइनेंशियल जितना भी है
इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, डिवेंचर, मॉर्गेज, डैमेजेस अगर कुछ हुआ है, पेनल्टीज एंड फाइन्स, लॉसेस ड्यू टू स्क्रैपिंग ऑफ मशीनरी, रेमिटेंस पेड टू प्रोप्राइटर इन एक्सेस ऑफ अ फेयर रिवॉर्ड फॉर सर्विस रेंडर्ड। क्या बोलना चाह रहा है? नंबर 8 क्या बोला? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या एसेट, कुछ भी नहीं आएगा। नंबर 9 इंटरेस्ट मैंने पहले ही बोल दिया, डैमेजेस, पेनल्टीज और फाइन्स नहीं आएगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन अगर कुछ देते हैं, जैसे मतलब उसको जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा देते हो, तो वो भी पीएल एप्रो का पार्ट हुआ, मतलब एक्स्ट्रा फाइनेंस चार्जेस पेड है तो वो भी नहीं आएगा। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था तो लिखने का दरकार नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं साइड में लिखता रह रहा हूं, आप भी कॉपी में उतना ही उतारेंगे। इनकम्स भी कौन सा नहीं आता है, ये है कॉस्ट, सारे जितना मैंने नोट हो लिखाया है सब है कॉस्ट। अब अगर इनकम है तो वो भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल है, ट्रांसफर फीस, रेंटल इनकम, क्योंकि ये सब आपका मेन काम नहीं है। मेन काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? माल बना के बेचना, यानी जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसके लिए मेन काम उसका फिनिश्ड गुड्स है। तो कोई भी तरीके का इनकम अदर देन मेरा जो ऑपरेटिंग नेचर का है, एवरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम आर एक्सक्लूडेड। अल्टीमेटली वही बोलना चाह रहा है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सक्लूडेड, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड। बट एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार अपने क्या करते हैं उसको भूल से इंक्लूड कर देते हैं, तो इसलिए मैंने उसका बाइफर्केशन भी बताया। अब नॉर्मल लॉसेज एंड गेन्स, अब नॉर्मल नेचर का। अब नॉर्मल मतलब आप समझते हैं, नॉर्मल मतलब क्या होता है? जो होगा ही, और अब नॉर्मल हो गया जो कभी कभी हुआ, जैसे अभी पेंडेमिक आया, दैट इज अब नॉर्मल इन नेचर। इसके कारण अगर कुछ बदलाव आता है तो ये अब नॉर्मल इन नेचर है। बट हर साल, अच्छा आग लगना, क्या हर साल आग लगेगा? नहीं। तो भैया नॉर्मल अब नॉर्मल कैसे जज करते हैं? जो हर बार होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं, और जो कभी कभी होता है, वंस इन अ ब्लू मून देखने मिलता है, बहुत कम चांस है होने का, ये जनरली होता नहीं है, इसके लिए मैंने कभी सोचा नहीं था, उन सबको अब नॉर्मल बोलते हैं। जैसे आग लग जाना, फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, इनके कारण नुकसान होना, नेचुरल कैलेमिटीज, ये पेंडेमिक हो जाना, लॉकडाउन्स हो जाना, अचानक से स्ट्राइक हो जाना, अब नॉर्मल इन नेचर। नॉर्मली क्या देखने मिलता है? अरे यार जब माल निकल ही रहा है तो वो क्या होता है, जैसे आप सिंपल सोचो, नॉर्मल लॉस होता है जैसे स्पिरिट्स में, देखो स्पिरिट्स में एकदम साधारण सा एग्जांपल, सैनिटाइजर लेके आते हैं भैया, अगर सैनिटाइजर को आप कंटेनर में रखते हो तो थोड़ा बहुत तो लीकेज होगा, थोड़ा बहुत तो इवेपोरेशन होगा, क्योंकि वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होने में उसका दिक्कत आ जाता है, यानी सम पार्ट आर इवेपोरेटेड ऑलवेज, 5%, 10%, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल इन नेचर, जो हमेशा होगा। इतना लॉस तो हमको बियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको मालूम है अगर 10 किलो में ला रहा हूँ चीनी सपोज बाजार से, घर आते आते हमको मालूम है मेरा आदमी कितना बेकार है, वो मेरा आदमी से मेरा मतलब मैं घर की मालकिन हूँ, और मेरा आदमी को मैंने चीनी का ऑर्डर देने बोला था, देखो ऐसे खड़ी हूँ, तो वो बोला कि लेके आ जाऊंगा, तुम्हारे को मालूम है वो जिस तरह से लाएगा तो चीनी तो गिरा गिरा के लाएगा, तो मेरे को पहले से जब मालूम है नॉर्मल लॉस है, तो मैं दिमाग में रखती हूँ कि नॉर्मल लॉस कितना होना है, मतलब 20 किलो का ऑर्डर दिया है तो बीच में 100 ग्राम तो गिराए गई। यही जनरली होता है कि कभी कभी होता है? हमेशा होता है, हमेशा। तो ये आप देख लो ना, ये चीज आपके साथ हमेशा होगा। तो बाबू लोग, नॉर्मल इन नेचर मतलब क्या होता है? जो हमेशा होता है, और अब नॉर्मल इन नेचर जो कभी कभी होता है, सिंपल, जो जिसकी अपेक्षा मैंने की नहीं थी। तो लॉसेस और गेन्स, और जो नॉर्मल इन नेचर होता है उसके लिए तो प्रोविजन बना ही देते हैं, इतना नुकसान होगा। लॉसेस और गेन्स ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अब नॉर्मल गेन हो गया या लॉस हो गया, वो भी नहीं आएगा, वो ऑलरेडी ऊपर बोल दिया मैंने। लॉसेस टू बिजनेस प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ थेफ्ट, हर बार चोरी नहीं होगा, हर बार आग नहीं लगेगा, अदर नेचुरल कैलेमिटीज। बोलो डन है? ये सब कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनता, पीएल का पार्ट बन जाएगा, कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनेगा। तो क्या लिखोगे भैया? नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी नहीं आता, और अब नॉर्मल लॉसेस एंड गेन्स आर नॉट इंक्लूडेड।
डन। एक थम्स अप दिखाओगे अगर सब बातें समझ में आ गई तो। स्पेशल आइटम ट्रीटमेंट में मैंने मेन आपको पैकेजिंग बताया, इंटरेस्ट सब बारे में बताया, डैमेजेस, ट्रांसफर्स, डोनेशंस, एवरीथिंग इज डिस्कस। अब क्या है, दो नाम है जो जनरली लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये कहां जाएगा। जैसे देखो पहला नाम मैं लिख रहा हूं, पहला नाम मैं लिख रहा हूं, ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी। ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी बोल के कुछ दिया है। ये कौन सा ओवरहेड है? फैक्ट्री, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन? क्या लग रहा है? नाम से जज करोगे तो फंसोगे और वही आप करोगे। एक थम्स अप दिखाओगे अगर वहां तक क्लियर है और आगे बढ़ सकता हूं तो। एवरीबडी चलो सब कोई चैटे करोगे, चैटे। हाँ, ड्राइंग ऑफिस सैलरी क्या लग रहा है, कहां जाना चाहिए? तो नाम से तो लग रहा है ऑफिस ओवरहेड है। ना ना ना, ये है फैक्ट्री ओवरहेड, ये है फैक्ट्री ओवरहेड। क्यों भैया क्यों? क्यों भैया क्यों? ध्यान से सुनना। ड्राइंग ऑफिस के लिए सैलरी दिए भैया। व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग ऑफिस? ड्राइंग ऑफिस क्या होता है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस का जो ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, ब्लूप्रिंट्स, या बोल लो नोट्स लिखते हैं। ब्लूप्रिंट मतलब समझते हो, जैसे घर जब बनता है तो ब्लूप्रिंट बनता है पहले कि यहाँ पे मास्टर बेडरूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ वॉशरूम होगा, यहाँ मेन हॉल होगा, यहाँ डाइनिंग बैठेगा, यहाँ टीवी लगाएंगे वगैरह वगैरह सोचते हो, जिसको आप लोग क्या बोलते हो भैया? कागज में ब्लूप्रिंट बनाना। तो वैसे ही प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होगा, क्या माल बनाएंगे, कितना माल बनाएंगे, फैक्ट्री कहाँ बैठेगा, मतलब मशीन कहाँ बैठेगा, वगैरह 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 को बोलते हैं ड्राइंग ऑफिस। मतलब ऑफिस को ड्रॉ करना कि कहाँ क्या होना चाहिए। और ऑफिस से मतलब है फैक्ट्री। यहाँ पे नामकरण है इसीलिए लोग फंस जाते। तो भैया ड्राइंग ऑफिस सैलरी कहाँ आएगा? सैलरी मतलब वो आदमी को जो सैलरी दिए हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, वो कहाँ आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो नाम लिख लेना, ड्राइंग ऑफिस सैलरी इज इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड। वैसे ही एक और नाम है काउंटिंग हाउस सैलरी। काउंटिंग हाउस सैलरी, अब सुनना यहां क्या है। काउंटिंग हाउस पहले के जमाने में, आज से 100-150 साल पहले, जब ब्रिटेन लोग भी यहाँ थे और बाहर में भी ब्रिटेन तो था ही एज यूजुअल, यानी कल्चर क्या था, काउंटिंग हाउस का मतलब क्या होता था आपको मालूम है? काउंटिंग हाउस का मतलब होता था जहां पे रुपया गिना जाता है और जहां पे सारे अकाउंटिंग के काम होते हैं। अकाउंट संभालना, पैसा गिनना, काउंटिंग हाउस जहां पे माल गिना जाता है, रुपया गिना जाता है, जहां पे सारा रिपोर्ट्स जनरेट किया जाता है, जहां पे सारी अकाउंटिंग की जाती है, काउंट की जाती है क्या हुआ दिन भर में, उसको बोलते हैं काउंटिंग हाउस सैलरी। उस आदमी को जो सैलरी देते हैं उसको क्या बोलते हैं? काउंटिंग हाउस सैलरी। तो भैया काउंटिंग हाउस सैलरी मतलब समझ में आ गया। जैसे बचपन पहले जो आप लोग मुनीम जी जहां बैठते थे ना, मुनीम जी जहां बैठते हैं उसको बोलते हैं काउंटिंग हाउस ऑफिस, और वहां का सैलरी को बोलते हैं काउंटिंग हाउस सैलरी। तो वो कहाँ आएगा भैया? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा। तो क्या ये दोनों नाम क्लियर है? सब कोई जितने लोग क्लास करते हो प्लीज
इतना इतना जैसे जैसे एक पार्ट होते रहे ना 5-5 मिनट 10-10 मिनट, जब मैं कुछ कंप्लीट करता हूं तो आप मेरे को थम्स अप दिखा दिया करो कि आपने इतना लिख लिया, ताकि मैं आगे बढ़ूं। मेरे सामने बैठे नहीं हो तो मुझे पता नहीं चलता कहां जाना है मेरे को। क्या ये दोनों वर्ड भी क्लियर है? ड्राइंग ऑफिस सैलरी और काउंटिंग हाउस सैलरी, कहां जाना चाहिए, इज इंक्लूडेड वेयर। ये सब कुछ छोटी मोटी बातें थी जो मेरे को बीच बीच में करनी थी और मैंने कर दी। अब मैं आज आपको लास्ट पॉइंट लेके चलता हूं, मेन पॉइंट, विच इज टॉपिक नंबर 8, न्यू कॉस्ट शीट। ये टॉपिक सीएमए आपके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके केस में ओल्ड कॉस्ट शीट ही एग्जाम में पूछा जाता है, न्यू कॉस्ट शीट नहीं पूछा जाता। ठीक है, आपके केस में न्यू कॉस्ट शीट नहीं पूछा जाता, बट फिर भी मैंने 2-3 सवाल इकट्ठा करके आपके लिए भी रखा है कि कहीं बाय चांस आ जाए तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो भैया हमें न्यू कॉस्ट शीट कब करना है या अप्लाई कब करना है? जब तक सम्स बोले नहीं अप्लाई न्यू कॉस्ट शीट, जब तक सम्स बोले नहीं अप्लाई न्यू कॉस्ट शीट। या दूसरा बात, जब तक सम्स में ऐसा कोई आइटम ही नहीं है जो कि न्यू कॉस्ट शीट से रिलेटेड है। जैसे कि मैं अभी दिखाता हूं। पहले तो बताओ, ओल्ड कॉस्ट शीट रिवीजन करोगे? क्या था ओल्ड कॉस्ट शीट, याद है आप लोगों को? सच्ची बताना, एक बार आंख बंद करो और देखो तो। भैया आंख बंद करके कैसे देखते हैं? आत्मा से देखते हैं, आत्मा से। क्या आपको डिटेल्ड ओल्ड कॉस्ट शीट याद है? एक बार आंख बंद करके सोचो लाइन से क्या आता है। हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे बात करते हो ना अपने आप से, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ये आएगा ठीक है। एग्जाम हॉल में भी ऐसे ऐसे करते थे ना, पेन लेके, जब कुछ नहीं याद आता था आगे पीछे देखना होता है। बस वैसे ही सोचो, ओल्ड कॉस्ट शीट का फॉर्मेट एक बार अगर याद है तो दिमाग लगाओ। डिटेल्ड ओल्ड कॉस्ट शीट अगर याद है तो एक बार सोचो बस, क्या से स्टार्ट किए थे भैया आप, कैसे आगे बढ़े थे आप, सब चीज याद है? तो मैं न्यू कॉस्ट शीट में चलूं। ऐसा क्या है भैया न्यू कॉस्ट शीट में? कुछ नहीं, हल्का फुल्का नए जमाने में क्या हुआ, नए नए खर्चे आने लग गए। जैसे स्टार्टअप्स चालू हो गया, तो स्टार्टअप्स बोल के ये सब जो चीज होने लग गया है ना, उसके वजह से थोड़ा बहुत नए टाइप ऑफ खर्चे आ गए, जिसको कॉस्ट शीट में कहां लिखा जाए उसकी बात की गई है, और कुछ नहीं। ठीक है, आओ न्यू कॉस्ट शीट में सब कुछ एकदम सेम है, एकदम सेम। क्या मतलब भैया? एकदम सेम। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट, याद है? कैरेज, इनवर्ड और लोडिंग अनलोडिंग वगैरह वगैरह, इंश्योरेंस उसका कुछ भी होगा बीच में, तो जीएसटी अगर पेड है और मेरे को इनपुट नहीं मिल रहा है तो वो भी, इनपुट मिल रहा है तो नहीं आएगा, इस तरीके से यह आ जाएगा। वो बात आप स्पेशल आइटम्स में भी लिख सकते थे, जीएसटी या वही इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल आर द पार्ट ऑफ raw material cost if GST input is not available, और अगर अवेलेबल है तो नॉट। ये वाला लाइन भी आप लिख सकते हो स्पेशल आइटम में। जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स ऑन परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल आर द पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट इफ जीएसटी इनपुट इज नॉट अवेलेबल, और इफ अवेलेबल तो ऑब्वियसली नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट। इस आइटम को क्या बुलाते हैं भैया? आरएम कंज्यूम्ड। फिर आता है अपना डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरा नाम प्रोडक्टिव वेजेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस। टोटल
प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट तक आप लोग बनाएंगे फटाफट, क्या ये सेम ही है? एवरीबडी ड्रॉ दिस न्यू कॉस्ट शीट अभी तक का, क्या यहाँ तक ठीक है प्राइम कॉस्ट तक? हाँ भैया, उसके बाद क्या आता है मुन्ना लोग? भैया उसके बाद आता है फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, वर्क्स, या फिर आप बोले थे फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, वर्क्स, और एक क्या नाम था, मैं ही भूल जाता हूँ। फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, वर्क्स, मैं भूल जाता हूँ बाबू लोग, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ मैं भूलने की। जल्दी जल्दी बताओ, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, वर्क्स, और एक नाम, वेरी गुड, प्रोडक्शन, ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड। ये जुड़ के जो आता था ना, आज नाम नया बता रहा हूं, ठीक है ना? दिस इज ग्रॉस या नेट, दोनों, फैक्ट्री कॉस्ट फॉर WIP एंड FG, दोनों के लिए। भैया ग्रॉस और नेट दोनों कैसे हो गया? अच्छा बताओ तो, ओल्ड कॉस्ट शीट में ग्रॉस से नेट जाने में क्या करते थे? ओल्ड कॉस्ट शीट में ग्रॉस से नेट जाने में क्या करते थे, बताओ? ओल्ड कॉस्ट शीट में ग्रॉस से नेट जाने में क्या करते थे भैया? ओल्ड से ग्रॉस से नेट जाने में सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करते थे। जो भी खुदरा खुदरी चीज बच गया उसको अगर बेचते थे और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो कॉस्ट को रिड्यूस कर देता था और उसको अपने माइनस कर देते थे। ध्यान आ रहा है? ध्यान आ रहा है? हाँ। तो भैया न्यू कॉस्ट शीट में ऐसा नहीं करते? नहीं करते। न्यू कॉस्ट शीट में ग्रॉस से नेट जाने के लिए सेल ऑफ स्क्रैप माइनस नहीं होता। तो भैया सेल ऑफ स्क्रैप माइनस ही नहीं होता ऐसा मैंने नहीं बोला, आगे कहीं होगा, मैं बता रहा हूं कहां होगा और आगे क्यों होगा वो भी बता रहा हूं। पहले बताओ, ग्रॉस से नेट जाने के लिए जो चीज माइनस होता था अगर वो होगा ही नहीं तो जो ग्रॉस है वही नेट है, जो ग्रॉस है वही नेट है, जो ग्रॉस है वही नेट है। ठीक है, तो ग्रॉस और नेट एक ही बात होगी। ओके भैया। अब भैया अगेन आता था नेट फैक्ट्री कॉस्ट फॉर FG। हाँ, इसका एडजस्टमेंट हम लोग को याद है, ये तो बहुत सिंपल था, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, वो सेम ही, वो सेम ही, एंड वी गेट नेट फैक्ट्री कॉस्ट फॉर FG। बस एक चीज हटा न्यू कॉस्ट शीट में कि वो जो सेल ऑफ स्क्रैप है वो ऊपर नहीं हुआ, तो भैया कहां होगा बता रहा। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अपने ऐड करते थे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन नेचर, ऑफ प्रोडक्शन नेचर, करेक्ट। अब देखो इसके अलावा और कुछ कुछ खर्चे आए जो नए नए बिजनेस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि पहला आया रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। बिल्कुल, आजकल क्या होता है ना, स्टार्टअप्स और में एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का और खर्चा लगता है जिसको बोलते हैं रिसर्च करना, रेगुलरली अपने आप को अपडेट करना, डेवलप करना, प्रोडक्ट्स को और इनोवेट करना, अच्छा करना, उसके लिए रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। तो वो जो खर्चे होते हैं, क्योंकि आजकल वो पुराना जमाने का तरीका नहीं चलता, ट्रेडिशनल तरीका नहीं चलता कि माल उसी तरीके से बनेगा जैसे बनता है, हर समय यू नीड टू ब्रिंग सम चेंजेस। ये नया जमाना बोलता है, इसीलिए मॉडर्न कॉस्ट शीट और न्यू कॉस्ट शीट इसी बारे में बात करता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी आना चाहिए। वैसे ही आजकल एक चीज और होता है जिसको बोलते हैं क्वालिटी टेस्ट कॉस्ट या क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। मतलब भैया क्वालिटी की चेकिंग करने भी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी अगर अच्छा नहीं होगा तो वो चीज बेचने लायक नहीं होगा, और वो चीज का टेस्टिंग करना भी जरूरी है ताकि वो चीज पता चल सके कि वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। खराब हो गया तो हटा दो
और अगर अच्छा है तो ही आगे बेचेंगे। तो आजकल क्वालिटी टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया नए जमाने में। पुराने जमाने में इतना टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं था, बन गया बेचना स्टार्ट करो। आजकल वो एक एक दाना दाना देखा जाता है एग्जैक्ट है कि नहीं। यानी क्वालिटी टेस्ट, कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल करना, ये सब के ऊपर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने लगा है वो भी इंक्लूड हुआ, नए नए जमाने के खर्चे। अच्छा अब एक बात बताओ, जब तक आप क्वालिटी टेस्ट नहीं करोगे, क्या तब तक आप प्राइमरी पैकिंग कर सकते हो? या तब तक आप वो स्क्रैप डिसाइड कर सकते हो? मतलब जब तक क्वालिटी टेस्ट नहीं होगा हम उसको पैकेजिंग नहीं करेंगे। जैसे ही पता चल गया नहीं क्वालिटी ठीक है, खराब नहीं है, तो उसका प्राइमरी पैकिंग होगा। अब पता चलेगा क्या स्क्रैप है। इस कारणवश स्क्रैप का एंट्री इसके बाद होने लगा, क्योंकि स्क्रैप का सेल पता ही कब चलेगा, जब वो स्क्रैप कहलाएगा। स्क्रैप कहलाने के लिए पहले क्वालिटी टेस्ट तो कर दो। तो क्वालिटी टेस्ट के बाद जब पता चलता है कि वो स्क्रैप हो गया है तो सेल ऑफ स्क्रैप आ, यानी सेल ऑफ स्क्रैप नीचे आने लगा। वैसे ही प्राइमरी पैकिंग ओल्ड कॉस्ट शीट में यहां आ रहा था डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट ओल्ड कॉस्ट शीट में तो वहां आ रहा था, किंतु प्राइमरी पैकिंग न्यू कॉस्ट शीट में बोले थे सीओपी का पार्ट बनेगा। यही अभी सीओपी ही निकलेगा, क्योंकि अपने को मालूम है नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ एफजी के बाद सीओपी आता है। तो यहां पे पैकेजिंग कॉस्ट इंक्लूड होता है। और पैकेजिंग क्यों यहां आया भैया, ऊपर से नीचे क्यों गिर गया? क्योंकि जब तक क्वालिटी टेस्ट नहीं करेंगे पैकिंग नहीं कर सकते। तो ये भी खर्चा यहाँ। तो ये जो ग्रीन पेन से मैंने 4 चीज लिखा है ये चेंजेस है न्यू कॉस्ट शीट, ये चेंजेस है न्यू कॉस्ट शीट, बाकी तो बिल्कुल सेम। जैसे इसको एडजस्ट करते हैं क्या आता है मुन्ना? सीओपी। जैसे इसको एडजस्ट करते हैं क्या आता है? सीओपी। अब अपने जानते हैं क्या एडजस्ट करते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी, और क्या मिलता है? सीओजीएस। क्या मिलता है? सीओजीएस। इसके बाद क्या 2 चीज आता है बताओ तो? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ऑफ विच नेचर? जनरल और मार्केटिंग नेचर। जैसे ही ये दोनों कर दोगे तो क्या मिलता है? तो क्या मिलता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स एड डिजायर्ड प्रॉफिट या प्रॉफिट जो भी, एंड यू गेट सेल्स। यानी सब कुछ सेम, सिर्फ आप बोले 2 टाइप का नया खर्चा आया और उस वजह से 2 आइटम इधर उधर हो गया। 2 टाइप का नया खर्चा आया और उसके वजह से 2 आइटम का प्लेसिंग चेंज कर दिए, बस ये 4 चेंजेस है। क्या सबको न्यू कॉस्ट शीट क्लियर है? क्या सबको न्यू कॉस्ट शीट क्लियर है? सिर्फ 2 खर्चा के कारण 2 चीज और चेंज हुआ, खत्म। न्यू कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या सबको क्लियर है? क्या मेरे प्यारे बच्चों, थम्स अप दे दो मेरे को। एवरीबडी क्लियर है? बैकअप वालों सबको क्लियर है? वीडियो वालों क्लियर है? पेन ड्राइव वालों क्लियर है? गूगल ड्राइव वालों क्लियर है? ऐप वालों क्लियर है? सबको क्लियर है? करेक्ट, एकदम क्लियर है भैया, एकदम क्लियर है।
बस बच्चा लोग, बस ये चैप्टर अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, बस इसे गला घोट के मार देंगे। आपका इंस्टीट्यूट का बुक न्यू कॉस्ट शीट पे सम्स दिया ही नहीं था, बट मैंने अपने इंस्टीट्यूट के बुक से नहीं, कहीं और से आपके लिए इकट्ठा कर दिया है। दूसरा बात, देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो MCQ, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, जो आपका इंस्टीट्यूट ना चैप्टर वाइज रेडी ही नहीं किया था। आपका इंस्टीट्यूट का चैप्टर नंबर वो सब तो मैच ही नहीं करेगा, बट मैंने उसको खोड़ा, खोजा, निकाला और यहां पेस्ट कर दिया। तो ये सब भी आपको ट्राई करना है। मैं डिस्कस कराऊंगा, जब मैं होमवर्क डिस्कस कराऊंगा और एक प्रैक्टिस सेशन लूंगा पूरा इसके ऊपर आपके लिए, बट आपको ये काम करना है। तो भैया आज क्या करेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ न्यू कॉस्ट शीट का सम्स करेंगे, दैट्स इट, दैट्स इट। और भैया आपने हमें एक और बुक दिया था, यस, होप यू ऑल रिमेंबर, दिस वाज योर प्रैक्टिस मैट, PMA इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रैक्टिस मैट, जिसमें सब कुछ कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है, करेक्ट। करेक्ट। इस बुक से आपको क्या करना है, आपको इस बुक से एक ही काम करना है, जितने भी कॉस्ट शीट के बड़े क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। तो भैया होमवर्क लो, पहले होमवर्क, और नेक्स्ट क्लास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन एंड डिस्कशन, मतलब मैं रिवीजन कराऊंगा, डिस्कशन कराऊंगा, और आपको समरी बुक नहीं मिला होगा कॉस्ट का, जो अब मिलेगा थोड़े दिन बाद। मैं नहीं चाहता अभी आपके हाथ में समरी बुक आ जाए, क्योंकि आप अभी से ही वो देखोगे नहीं। तो फर्स्ट रीडिंग हमेशा फुल होना चाहिए कॉपी से, सेकेंड रीडिंग जब करने जाओ तो समरी मॉड्यूल खोला करो, ठीक है। तो समरी मॉड्यूल खोलने का भी राइट टाइम है ही नहीं, समरी मॉड्यूल आपके पास अभी 1-1.5 महीना आराम से है, फिल कीजिए, पहले कॉपी से पढ़िए, अभी तो धीरे धीरे 2-3 चैप्टर होने दीजिए, तब समरी पढ़ेगी ना, तब तक आपको कॉपी ही पढ़ना है। और जो जो सम्स मैं बोलता हूं वो आपको करके आना है, विथ सॉल्यूशन है यहाँ आपके इंस्टीट्यूट के हिसाब से। अगर इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन कहीं गलत लगता है आपको तो मुझे भी बताइएगा, और हो सकता है कुछ गलती हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इंस्टीट्यूट भी गलती करता है, इंस्टीट्यूट भी गलती करता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। मॉक टेस्ट पेपर्स देख रहे हैं अपने, तब कोई बुक निकालोगे सेकंड वाला, अंदर रख दिए होंगे अभी तक तो। हाँ भैया ये बुक तो हम लोग अंदर रख दिए, ऐसे करने से नहीं चलेगा। ये लो, एक 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक 8 नंबर का क्वेश्चन है, विपुल लिमिटेड सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, पेज नंबर 10 है, मॉक टेस्ट पेपर है, जून 2019। जो लोग का बुक इधर उधर रखा हुआ है निकालो फटाफट और टिक करो कि ये क्वेश्चन होमवर्क में बनाना है। जून 19 का पेज नंबर 10 में है क्वेश्चन नंबर 4 का ए, विपुल लिमिटेड, ठीक है। फर्स्ट होमवर्क मैं लिखता ही रहूंगा, नहीं तो आप लोग क्या है बहुत बदतमीज है, बोलेंगे भैया कोई होमवर्क नहीं था। पहले तो MCQs, ट्रू फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स आपको ट्राई करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स सबसे डिफिकल्ट होता है क्योंकि पता ही नहीं क्या करना है, बट अब आसान इसीलिए हो गया है
क्योंकि आपके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स भी एमसीक्यू हो गया। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में भी ऑप्शंस पता रहने से बहुत इजी हो जाता है, तो एमसीक्यू ही हो गया ये। तो फिलिंग द ब्लैंक से घबराने की अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले टर्म तक लोग बहुत घबराते थे कि भाई क्या वर्ड एक ठो इंस्टीट्यूट मांग रहा है, हमको कैसे मालूम। तो फिलिंग द ब्लैंक तो बचपन में क्लास 4, 5, 6 में करते थे, अब वापस से आ रहा है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स इज नाउ मेड टोटली एमसीक्यू, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ऑप्शंस रहेगा, टिक करना है। भैया अभी आपके बुक में तो ऑप्शंस नहीं है, तो आप लोग सोचना, मैं ऑप्शन दूंगा नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आपका मॉडल जो है वो रिसेंटली चेंज हुआ है जहां ऑप्शंस देता है, बट इंस्टीट्यूट के किताब में प्रैक्टिस सेशन में फिलिंग दी ब्लैंक सिर्फ फिलिंग दी ब्लैंक्स बोल के है। ओके, तो क्लास में अपने जब डिस्कस करेंगे फिलिंग दी ब्लैंक्स विल बी द मोस्ट हॉट टॉपिक। ये आपका नंबर 1 होमवर्क। नंबर 2 होमवर्क है मॉड्यूल 2 यानी वॉल्यूम 2 से प्रैक्टिस करेंगे आप 4 का ए मॉक टेस्ट पेपर जून 19 का कॉस्ट शीट का, ठीक है, ये तो ट्राई करना ही है आपको। हाँ सर हम अच्छे बच्चे हैं, हम करेंगे, आप चिंता मत करो। कितने अच्छे बच्चे हैं मेरे, आप लोग तो बहुत स्वीट हो भैया, ज्यादा तारीफ मत कीजिए, हम लोग भाग जाएंगे। अरे अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तुम लोग तारीफ के ही पात्र हो भाई, पात्र। तुम लोग के बिना क्या बताऊं, क्या क्या बताऊं क्या। सब कोई बुक खोल के रखेगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 का ए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए दिसंबर 2018 लिखिए। 4 का ए एमटीपी दिसंबर 2018 बनाओगे। जून 2018। में भी क्वेश्चन नंबर 4 का ए एकदम इजी पैटर्न है, देखो पैटर्न इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा पैटर्न है, हमेशा सेम टाइप का सम सेम जगह पूछता है। अब आता है, अच्छा मॉक टेस्ट पेपर अभी आया, तो ये क्या था ऊपर बाबू लोग, एमटीपी नहीं था, ये पास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स था। ओ माय गॉड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ये तो वॉल्यूम 2 में एमटीपीज नहीं था, ये था पास्ट ईयर पेपर, पास्ट ईयर पेपर्स, पास्ट ईयर पेपर। एमटीपी तो अब चालू हुआ है, जो मैंने क्या बोला, दिसंबर 2020 और जून 2020, ये दोनों हैं। जून 2019 और दिसंबर 2019 है। बट एक बात बता दूं, जून का ही एमटीपी दिसंबर में पूछा गया, दिसंबर में कोई नया एमटीपी नहीं आया था, तो दिस दोनों मिला के एक है, 2, 3 एमटीपी है, जिसमें जितने भी कॉस्ट शीट के सवाल है अपने को बनाने हैं, और इस तरीके से आपका सेकेंड बुक भी यूज आएगा, और करना ही है यूज, क्योंकि आपका मेन मकसद वो है। और मैंने तो आपको आंसर्स के साथ दिया है, ताकि आप लोग तुरंत देख के ये भी बता पाओ कि भैया सही गलत क्या हुआ है।
नहीं है मॉक टेस्ट 1 में कुछ, क्योंकि जॉब कॉस्ट शीट दे दिया था तो वो अभी तक मैं सिखाया नहीं हूँ तो मैं नहीं करवा रहा हूँ। उसका एक अलग से चैप्टर है अपने पास, अपने उसको बाद में करेंगे। ये भी जॉब कॉस्ट शीट है। ज्वाइंट कॉस्ट शीट। कॉन्ट्रैक्ट। नहीं है इससे भी। यानी एमटीपी में देखा जा रहा है तो कॉस्ट शीट का सवाल तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। बट पास्ट ईयर पेपर में जरूर है। ठीक है भैया, ठीक है, याद रहेगा हम लोग को। फोर का ए 8 मार्क्स मिल गया। एक और एमटीपी जून 18 सेट 1 आओ, क्योंकि दो दो सेट है इसीलिए इतना ज्यादा है। आओ लिखो। फोर का ए एमटीपी जून 18 सेट 1 में था कॉस्ट शीट। फोर का ए, ठीक है। जून 19 का सेट 2 है ये। प्रोसेस है, नहीं है कौशिक। पेज नंबर बताओगे कहाँ पे? जून 19 वाले क्वेश्चन में भी 3 का बी है, पेज 7। ओ माय गॉड।
नहीं 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 नहीं, ये कॉस्ट अकाउंट्स है, ये कॉस्ट शीट नहीं है, ठीक है, ये अलग बात होता है, आप लोग को बाद में सिखाऊंगा। ये जो अपना इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम बोल के, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बोल के चैप्टर है ना, उसमें है। बस खत्म, बिट क्वेश्चंस में सब एमसीक्यू है, ये लास्ट में होगा। ओनली दीज 4 सम्स आर योर होमवर्क। मैं बोल तो रहा हूँ वो अलग क्वेश्चन है, वो अभी नहीं करना है, कॉस्ट अकाउंट्स बोल के है, वो बाद में करेंगे। लास्ट चैप्टर है वो अपने बुक का, चेक करो, लास्ट चैप्टर है वो अपने बुक का, वॉल्यूम 1 का, ठीक है। अभी इतना ही, 4 सम्स होमवर्क, 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 ओके। और अपने बुक का एमसीक्यू वॉल्यूम 1 का, ये वॉल्यूम 1 का, ये वॉल्यूम 2 का। ट्राई करोगे पक्का? ठीक है। तो भैया आज आप क्या कराएंगे, आज केवल न्यू कॉस्ट शीट करेंगे, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 11 में खोलो फटाफट, डन, बात खत्म, पैसा हजम, होमवर्क दे दिया, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11 न्यू कॉस्ट शीट। क्योंकि मैं होमवर्क अभी इसीलिए दे रहा हूं कारण फिर लास्ट में आप सुनते नहीं हो। और दूसरा बात, चैप्टर खत्म हो चुका है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, अब सिर्फ और सिर्फ ये एडिशनल चीजें कर रहे हैं ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान ले सके। न्यू कॉस्ट शीट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्लास ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू एंड रिवीजन होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ, वॉल्यूम 1 में सब कोई। होमवर्क लास्ट में फिर दिखा दूंगा, अभी 11 में आओ फटाफट, आओ। इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि न्यू कॉस्ट शीट है बट फिर भी 1-2 बनाएंगे। आओ आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। XYZ, a manufacturing firm has revealed the following information for September 2019, ठीक है। रॉ मटेरियल का वैल्यू दिया है, ये ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ये भी ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस का, ठीक है। अब देखो क्या बोला, द फर्म इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस फॉर अ टारगेटेड प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स ड्यूरिंग द 1 लाख यूनिट ड्यूरिंग द मंथ। 1 लाख यूनिट बनाने का सोचा पूरे साल भर में। क्या क्या है, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स ऑफ फैक्ट्री, कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स, आज ही सीखे हैं, अभी ही सीखे हैं, कहां आएगा ये, कहां आएगा ये, सीओपी का पार्ट बनेगा, फैक्ट्री कॉस्ट के नीचे आएगा, सीओपी के ऊपर आएगा, यानी ये आएगा पार्ट ऑफ सीओपी, अभी देखे थे। वैसे ही क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट भी क्या होगा, पार्ट ऑफ सीओपी, ठीक है। पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी, एक सेकेंड, सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट तो चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, इट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेकेंडरी वाला तो ऐसे ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। लीज रेंट फॉर प्रोडक्शन एसेट्स, रेंट पे कर रहे हैं एसेट के लिए प्रोडक्शन नेचर का, फैक्ट्री ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कौन से नेचर का, जनरल नेचर का, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अलग से और है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, वाओ बच गए, तो फीफो लीफो धीफो कोई मतलब नहीं है। और क्लोजिंग स्टॉक है 5000 यूनिट्स, मतलब 1 लाख यूनिट में 5000 यूनिट बच जा रहा है, मतलब बताओ बिक कितना रहा है, 95,000 यूनिट्स। बिक कितना रहा है, 95,000 यूनिट्स। तो 1 मिनट, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं भैया, क्योंकि इनमें से एक खर्चा है जो 95,000 के हिसाब से आएगा, कौन सा बता दो, चलो। इनमें से एक खर्चा है जो 95,000 यूनिट्स के हिसाब से आएगा, कौन सा बता दो। ओ एक सेकेंड, 95 भी नहीं, नीचे और एक लाइन लिखा है, पढ़ो, 1 मिनट। डिफेक्टिव आउटपुट भी है, वही क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हुआ तो पता चला कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, प्रोडक्शन तो 1 लाख का किए, यानी
टीओपी तक सारा खर्चा 1 लाख के हिसाब से तो लग गया, किंतु 4% ऑफ द टारगेटेड प्रोडक्शन गड़बड़ है। यानी बताओ कितना हो गया, टारगेटेड प्रोडक्शन का 4%, 4000 यूनिट्स स्क्रैप हो गया, विच रियलाइजेस 61, यानी बेच के कमा लिए 61, तो 4000 यूनिट इंटू 61 पर यूनिट क्या हो गया मेरा, सेल ऑफ स्क्रैप। अब 1 मिनट सुनो, टीओपी कितने यूनिट्स के लिए आया, टीओपी कितने यूनिट्स के लिए आएगा, मतलब जब तक ये खर्चा लगा, ऊपर वाला खर्चा जितना भी खर्चा लगा सब लाख 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 के हिसाब से दे दिया, अपने को मतलब भी नहीं है, बट सीओपी कितने यूनिट्स के हिसाब से आएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज फॉर गुड यूनिट्स, बीच में से 4000 यूनिट तो खराब हो गया तो उसको बेच दिए सेल ऑफ स्क्रैप मान के, तो सीओपी कितने यूनिट्स के लिए आएगा, 96,000 यूनिट। सीओपी जो आएगा वो किसके लिए होगा, 96,000 यूनिट। यही बीच में एक ट्विस्ट था, डिफेक्टिव आउटपुट। अब ओपनिंग स्टॉक 0 है यूनिट्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक 5000 यूनिट्स, तो बताओ COGS कितने यूनिट्स के लिए है, 91,000 यूनिट। COGS कितने यूनिट्स के लिए है, 91,000 यूनिट। ये जो 91,000 यूनिट्स है, अब इस पे ये वाला खर्चा लगा होगा, पैकिंग सेकेंडरी कॉस्ट 2 रुपया करके, यानी 2 रुपया करके 91,000 यूनिट्स पे लगा है। 91 कैसे आया समझ में आ रहा है, 91 कैसे आया समझ में आ रहा है, क्योंकि अब COGS 91,000 यूनिट्स हो गया। पहले मेरा 95 इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने ये लाइन नहीं पढ़ा था, 4,000 बीच में और स्क्रैप है, अब पढ़ लिया तो चेंज हो गया माइंडसेट और वो हो गया 91,000। अब इसके बाद जो भी खर्चा है वो 91,000 यूनिट्स पे लग रहा है, खर्चा को जोड़ते रहेंगे जोड़ते रहेंगे जोड़ते रहेंगे और COS आ जाएगा, करेक्ट, COS आ जाएगा। फिर प्रॉफिट देख के आगे बढ़ जाएंगे। अब ठीक है, बोला भी है क्लोजिंग स्टॉक इट वैल्यूड एट COP, ऑब्वियसली मेरे पास और कोई उपाय भी नहीं है, एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और हाँ क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जनरल नेचर का है तो वो नीचे आ रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया है, यानी ये दे दिया कितना, वही एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, समझ में भी आ रहा है, बार बार लिखने का दरकार नहीं है, 78,26,000, मतलब रिवर्स वर्किंग करना है पूरा, ठीक है। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम बोल रहा है 100 रुपया लगता है तो मटेरियल का लेबर का खर्चा 50 रुपया है, तो प्राइम कॉस्ट 150 रुपया आ जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ आउटपुट इज 110, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मशीन परचेज एंड प्रिपेयर द कॉस्ट शीट शोइंग द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म। पहले बताओ सम्स का फर्स्ट रीडिंग क्लियर है और सम स्टार्ट कर सकते हैं, प्लीज एवरीबडी थम्स अप देते रहना, भागो मत, क्योंकि न्यू कॉस्ट शीट इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक सम्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर लो दिक्कत होगा बाद में, नहीं तो दिक्कत होगा, कभी आएगा तो सिर्फ आप बना पाओगे। इंपॉर्टेंट सवाल ध्यान से, भैया इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही ऐसा टाइप का है न्यू कॉस्ट शीट का इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन, वरना आने का चांस नहीं है, बट फिर भी कर लो। एक थम्स अप दे दो कि मैं स्टार्ट कर दूं, ढांचा बनाना स्टार्ट करूं, एवरीबडी ध्यान दोगे, एवरीबडी का रिप्लाई चाहिए मेरे को। चलो सब कोई क्लास करना स्टार्ट किए थे आप लोग, बहुत लोग हो, चलो थम्स अप दिखाओ, और बैकअप वालों आप लोग भी बनाना ये सवाल, ऐसा नहीं कि भैया इंपॉर्टेंट है नहीं है तो छोड़ देते, एक तो कर लो। ओके, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है क्या, हाँ 242, चलो चलो चलो, प्लस परचेजेस नहीं पता, वही निकालना है, पहला पार्ट में वही निकालना है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM 292, और आता है RM कंज्यूम जो कि नहीं पता, इसके बाद
डायरेक्ट लेबर के बारे में बोला, वो भी नहीं पता। बस इतना पता है, बस इतना पता है, ध्यान से सुनना, बस इतना पता है कि अगर ये x है तो ये 0.5x है, आधा x। बोल रहा है डायरेक्ट लेबर इज हाफ ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो मैं बोलूं प्राइम कॉस्ट x प्लस 0.5x यानी 1.5x है, प्राइम कॉस्ट 1.5x है, करेक्ट। अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड x है तो लेबर उसका आधा 0.5x है, तो प्राइम कॉस्ट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसके बारे में कुछ बोला नहीं, तो मतलब प्राइम कॉस्ट इज इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर। दोनों को ऐड करो, x प्लस 0.5x क्या आता है, 1.5x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या जुड़ता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या वो दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या वो दिया है, हाँ दो ठो है, दो ठो है, ध्यान से, दो ठो अच्छी, एक ये और एक ये। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट्स 2 लाख और 3.5 लाख, दो ठो है, 2 लाख और 3.5 लाख, यानी टोटल कितना हो गया 5.5 लाख, दो ठो है। लीज रेंट और कंज्यूमेबल स्टोर्स। फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल ग्रॉस प्लस नेट दोनों यही है, ऑफ एफजी एंड डब्ल्यूआईपी, वो भी नहीं पता, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, ये दोनों पता है, 2 लाख और 5 लाख। तो नीचे वाला होता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ एफजी। अब अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, प्रोडक्शन नेचर का नहीं था, क्या कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, हाँ है, पार्ट ऑफ सीओपी 2.5 लाख। क्या कोई क्वालिटी टेस्ट या क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है, हाँ है, 2 लाख। क्या कोई प्राइमरी पैकिंग है, नहीं है। क्या कोई सेल ऑफ स्क्रैप है, हाँ सेल ऑफ स्क्रैप है, 1 लाख यूनिट का 4%, जो कि 61 में बिका, 1 लाख यूनिट का 4%, जो कि 61 में बिका। तो कितना हो गया मुन्ना लोग, 4000 इंटू 61 कर लो, 4000 इंटू 61 कर लो, 2,44,000। पूर्वक लोग, मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया, चलो यहीं से कर लेते। 4000 इंटू 61, 2,44,000, सही है। ये कट के क्या आता है, सीओपी, जो मेरे को पता है 96,000 यूनिट्स के लिए, प्लस ओपनिंग स्टॉक 0 ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी 5000 यूनिट है। इसकी वैल्यूएशन यहाँ भी दिखा सकते हो, क्योंकि बहुत सिंपल है, क्या सीओपी बाई 96,000 इंटू 5,000, इजी स्टफ, जो कि नहीं निकल सकता क्योंकि सीओपी नहीं पता। हाँ सीओजीएस पता है 91,000 यूनिट्स के लिए। कैसे आया भैया ये 91,000 यूनिट्स कैसे आया भैया, 96,000 सीओपी था, ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं, क्लोजिंग स्टॉक में 5,000 पड़ा है, तो सीओजीएस आया 91,000। ये 91,000 कैसे आया, सबको लिखोगे, ठीक है। इसका वैल्यू शायद दिया है, हाँ भैया दिया है, कितना दिया है, 7826।
अब सुनो, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कुछ है नहीं, 96,000 में 5,000 का वैल्यूएशन इधर है, मतलब सीओजीएस में बाकी का 91,000 का है। तो बताओ अगर ये खर्चा 91,000 यूनिट्स के लिए है तो क्या आप 5 के लिए कितना और 96 के लिए कितना निकाल सकते हैं? हाँ भैया, हाँ भैया, एकदम सिंपल है। दिस डिवाइडेड बाय 91,000 इंटू 96,000 करने से ईओपी आ जाएगा। दिस इज फॉर 91,000, तो 96,000 के लिए कितना? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक नहीं है इसीलिए सम्स बहुत इजी है, और वैसे ही होता है तभी सम्स होता है, नहीं तो टफ हो जाता बहुत सवाल। बताओ कितना आया? 78,26,000। ₹86 करके आया, वेरी गुड। इनटू, अरे क्या गेम चालू हो गया मेरा, 96,000, 8256, तो ये माइनस हो जाएगा बाकी का 5,000 का, 4,00,000, 4,30,000, 4,30,000 माइनस हो जाएगा, 4,30,000 माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी आ गया, वेरी गुड भास्कर। अब ऊपर चलते चलो, ऊपर चलते चलो सब। 8256 से ये 2.4 माइनस हुआ था और ये दोनों चीज प्लस हुआ है, तो उल्टा चलो, उल्टा चलो, उल्टा चलो, फटाफट बताओ क्या होगा? एट्टी 50 आ जाएगा ये, 80,000, 80 लाख 50,000 रिवर्स वर्किंग। ये आ गया 8350, ये आ गया 78,000। 78 लैक्स में इज 1.5 टाइम्स ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि एक्स, तो 78 लैक्स डिवाइडेड बाई 1.5, 52 लैक्स, 52 लैक्स ये हो गया, और ये इसका आधा हो गया 26 लैक्स, सॉरी हाँ 26 लैक्स। वेरी वेरी गुड भास्कर। अब सुनो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हुआ है और ओपनिंग स्टॉक ऐड करके रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलता है, तो ये कितना हो गया? 52,50,000 बैलेंसिंग फिगर, जो सम्स का पहला पार्ट था। 52,50,000। सब कोई क्लियर है? परचेज तक क्लियर है? 52,50,000 रिवर्स वर्किंग। चलो सब कोई खुद से करोगे, रिवर्स वर्किंग आ जाएगा। बस एक ही पार्ट ध्यान रखना, अगर ये x है, ये 0.5x है, तो ये 1.5x। अब सीओजीएस के नीचे भी जाना होगा, अब सीओजीएस के नीचे भी जाना होगा ताकि अपने लोग प्रॉफिट तक पहुंच सके। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स सारा ऐड कीजिए, कितना कितना है? बहुत सारा सारा है। एक तो ये है ₹2 करके 91,000 यूनिट्स पे, क्या क्या है बताओ? पहला है, मेरे को पहला ही ये वाला दिख रहा है, पैकिंग कॉस्ट, सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट,
2 रुपया करके 91,000 पे 1,82,000। और क्या है, और क्या है? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है 224। जनरल एडमिन ओवरहेड है। और क्या है, और क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है 4,13,000 का। और कुछ? एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, नहीं तीन, तीन था बस। बस बस बस। तो इसका टोटल हो जाएगा COS प्रॉफिट। सेल्स कितना है? सेल्स 91,000 यूनिट्स बिका 110 रुपया करके। कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ और सेल्स बताओ, चलो सब कोई। वेरी गुड भास्कर। बट कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ कितना है? सब कुछ ऐड करके कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ और सेल्स बताओ और प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। खत्म सम्स। 11 नंबर इज ओवर। 11 नंबर इज ओवर। ओवर एंड आउट। सबका आ गया? बताइए, आंसर कंप्लीट है क्या? वेरी गुड। 13,65,000 8645। तो सेल्स कितना है? सेल्स, सेल्स का भी वैल्यू बता दो यार, अब हम नहीं करेंगे कैलकुलेटर में। एक करोड़ 10,000। वेरी वेरी गुड एवरीवन। डन। वेरी गुड। तो 11 भी हो गया। 17 और 19, दो सम्स बचा है। जो कि दोनों बहुत आसान है, आराम से पढ़ के कंप्लीट करो। दोनों ही आपका होमवर्क है। तो आज का होमवर्क क्या क्या हुआ मुन्ना?
MCQ, तीसरा होमवर्क वॉल्यूम 1 का 2 सवाल 17 और 19। इजी इजी पिजी, बस इतना ही। कॉस्ट शीट इज ओवर। नेक्स्ट क्लास होमवर्क डिस्कशन होगा, समरी होगा। खत्म मुन्ना, खत्म। बड़ा प्रेम पूर्वक खत्म किए, छोटा छोटा क्लास लेके खत्म किए। 2-3 क्लास तो 1-1 घंटे का था बीच में, क्योंकि वो एक बार नेट इशू हो गया और कुछ नहीं, और बीच में आप लोग के पास बुक नहीं पहुंचा था 1-2 जन के पास। कोई बात नहीं, अब जाके ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको होमवर्क दिया गया है, ट्राई करना। ये दोनों न्यू कॉस्ट शीट पे है, ट्राई करना। डन। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास परसों को। बाय बाय।